महासंग्राम 2024 का ये वक्त। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मिशन 400 पार के साथ देश भर में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और वहीं प्रदेश में मिशन 25 को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी पूरी तैयारी के साथ एक्टिव मोड में आ चुका है। कल सीकर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और आज जोधपुर में इंडिया गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा और तीसरी बार एक बार फिर मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने में जनता का आशीर्वाद मांगा। चुनावी समर में बीजेपी के चाणक्य की हुंकार, अर्थव्यवस्था में हुआ आश्चर्यजनक सुधार, देश को दिया सुरक्षित और मजबूत आधार, आपका वोट बनेगा जीत का आधार, विकसित भारत का संकल्प होगा साकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए जनता को 10 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दे दिया। अब की बार 400 पार का है लक्ष्य। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। अंधकार कर सोनिया मनमोहन ने रख दिया था। 2014 में देश और राजस्थान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और 10 साल में मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। देश के 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने पहली बार, दिल्ली की सरकार गरीबों की सरकार होती है, इसका विश्वास दिलाने का काम किया है। घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर भाग जाते थे। कोई ठोर ठिकाना नहीं था। मोदी जी आए, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा अब भी कर सकते हैं, गलती कर दी। उरी और पुलवामा में बम धमाके करे, हमारे सेना और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इकोनॉमी में 11 से 5 नंबर पर पहुंचा देश। ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी की गारंटी समझाने आया हूं। दुनिया भर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम, स्टार्टअप का भंडार डालने का काम देश भर में थे। हर रोज हजारों की संख्या में पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरियां मिली है। भाई और बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए। हर सप्ताह 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धारा 370 हटाया। कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर किसका है?
जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? राम मंदिर का संकल्प हुआ साकार। कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी। अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव। अंग्रेजों के कानून बदल दिए। 100 साल पुरानी पार्लियामेंट बदली। हमने नक्सलवाद और उग्रवाद को, आतंकवाद को उखाड़कर फेंकने का काम किया। इस बार हैट्रिक जोरदार। 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ और फिर 25 की 25 सीटें दी। और ये सब करने के बाद मोदी जी फिर से आए हैं इस वक्त 70% वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगानी है। जोधपुर वर्षों से राजनीतिक वर्चस्व के लिए युद्ध का मैदान रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच रस्साकशी देखने को मिलती है। राजस्थान की राजनीति के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट से 5 बार जीत चुके हैं। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद बीजेपी ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है और 5 बार जीत हासिल की है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 4 बार सीट जीती है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने करण सिंह उचियारडा पर भरोसा जताया है। ऐसा ही नजारा लोकसभा चुनाव 2014 के वक्त भी देखने को मिला था। उस वक्त भी राजपूत के सामने राजपूत प्रत्याशी को उतारा गया था, लेकिन मोदी लहर के चलते कांग्रेस की और पूर्व राज परिवार की सदस्य चंद्रेश कुमारी चुनाव हार गई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें भी करीब 3.25 लाख मतों से हरा दिया था। लेकिन अब फिर से शेखावत के सामने राजपूत प्रत्याशी को खड़ा किया गया है। अब देखना है कि जनता इस बार किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तमिलनाडु से 25 किलोमीटर दूर कच्चातीवू द्वीप लोकसभा चुनाव से पहले सियासी मुद्दा बन चुका है। आरटीआई से कच्चातीवू द्वीप के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला है। कभी भारत का अभिन्न हिस्सा रहे कच्चातीवू द्वीप का इतिहास क्या है और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर विरोधियों पर प्रहार किया है, इसकी पूरी रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चातीवू। मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश भर में चुनावी शोर जोरों पर है। जैसे जैसे 2024 की लड़ाई आगे बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। और इन सब के बीच कच्चातीवू द्वीप पर प्रधानमंत्री के एक बयान से उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर भारत के एक अंग को अलग करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। मां भारती का एक अंग आजाद भारत में
ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंक काट दिया और भारत से अलग कर दिया। पीएम ने कांग्रेस पर भारत के एक अंग को अलग करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कच्छातीवू का जिक्र किया, उससे दक्षिण भारत में सियासी घमासान छिड़ गया। कच्छातीवू का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत में इंडिया अलायंस को घेर लिया है। कच्छातीवू क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्यों कच्छातीवू को लेकर के कांग्रेस पीएम मोदी के निशाने पर है, ये सब समझने से पहले कच्छातीवू पर पीएम मोदी का बयान सुन लीजिए। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्छातीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्छातीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। कच्छातीवू द्वीप को लेकर आरटीआई से सामने आई नई जानकारी के बाद अब सियासत गर्मा गई है और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पर बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने मेरठ में जहां कांग्रेस पर हमला किया, वहीं आज डीएमके को घेरा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, डीएमके ने बयानबाजी के अलावा तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। कच्छातीवू द्वीप पर सामने आई नई रिपोर्ट ने डीएमके के डबल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और डीएमके सिर्फ पारिवारिक यूनिट है। उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे और बेटियां ही आगे बढ़ें। उन्हें किसी और की परवाह नहीं। कच्छातीवू पर उनकी उदासीनता ने हमारे गरीब मछुआरों और महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है। इतिहास के पुराने पन्नों को पलटें तो कच्छातीवू द्वीप कभी भारत का अभिन्न हिस्सा था। ब्रिटिश काल में भी ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। श्रीलंका की तत्कालीन पीएम शिमाओ भंडार नायके के साथ इंदिरा गांधी का इसके लिए एक समझौता भी हुआ था। इस समझौते के बाद 285 एकड़ के द्वीप को श्रीलंका के हवाले कर दिया गया। हालांकि तब तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध किया था। करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया था। कच्छातीवू द्वीप को श्रीलंका को दिए हुए करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक गलती करार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्छातीवू मसले पर सरकार की तरफ से अपना रुख रखा और कांग्रेस सरकार पर तगड़ा हमला बोला। Fact is, we know today actually not just who did it, but also who hid it, who were all the parties who were responsible for the 1974 Kachativu Agreement. Also, how the fishing rights were terminated in 1976. In the last 20 years, if 6,184 fishermen were detained, if 1,175 boats were detained, you all know who is responsible. कच्छातीवू द्वीप पर सियासी लड़ाई 2024 का चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री ने इसे देश की एकता और अखंडता से जोड़कर कांग्रेस और डीएमके पर सीधे हमला किया है।
और इसे 2024 का एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक गलती करार देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष के दलों ने सरकार पर पलटवार किया है। तमिलनाडु की पीड़ा इसलिए आज आपको हो रही है। तमिल साहित्य के खिलाफ जब आप बोलते थे तब नहीं, तमिल भाषा के खिलाफ बोलते थे तब नहीं चिंता थी, क्योंकि चुनाव सामने है। तो आपको चुनाव में जहां पे आपका खाता नहीं खुलने वाला है, इसलिए आपको तमिल की चिंता हो रही है। और जिस दिन वहां वोट पड़ जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे। 2015 में जो बात थी आज 2024 में कैसे बदल गई है? ये राजनीति के चलते है, क्योंकि तमिलनाडु में कुछ उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1-2 सीट्स और पा लेंगे, और एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद श्रीलंका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल से सरकार में है, अब आपको पता नहीं तो किसको पता है? और आप क्या कर रहे थे ये 10 साल? क्यों नहीं सफाई किया इसके बारे में? और उल्टा अब जब चुनाव आ रहे हैं, इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप, ताकि इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। इसका कोई उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। सियासी मैदान और रिश्तों के बीच अजब जंग। मध्य प्रदेश में ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बालाघाट में पत्नी पति को हराने के लिए वोट मांग रही है। क्यों? और विदिशा सीट पर 33 साल बाद मामा बनाम दादा की अनोखी जंग की तस्वीर भी होगी। रिपोर्ट में देखते हैं। बालाघाट में दिलचस्प मुकाबला। सियासत में अनुभा मुंजारे के लिए धर्म संकट। विदिशा में मामा बनाम दादा की जंग। 33 साल बाद वही सीट, वही चेहरे। सियासत का अखाड़ा, दांव पर रिश्ते। सियासत का अजब रंग देखिए। चुनाव का टिकट मिला हो तो फिर कुछ भी उससे बड़ा नहीं, न परिवार, न नातेदारी, न दोस्ती। कुछ ऐसा ही धर्म संकट बालाघाट में कांग्रेस एमएलए अनुभा मुंजारे के सामने आ खड़ा हुआ है, जो उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अनुभा अपने को चुनाव हराने के लिए वोट मांग रही हैं। चौंकिए नहीं, मामला कुछ ऐसा है कि अनुभा मुंजारे मौजूदा कांग्रेस एमएलए हैं और उनके पति कंकर मुंजारे बीएसपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट से कांग्रेस ने सम्राट सरस्वार को उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस एमएलए के सामने दुविधा ये कि वे कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट मांगे या अपना पत्नी धर्म निभाएं। हालांकि नेताओं की आखिरी लाइन यही होती है कि पार्टी सबसे ऊपर। अनुभा मुंजारे भी कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही हैं। सियासत के मैदान में रिश्तों की अनोखी जंग है। अनुभा के संकट को देखते हुए उनके पति कंकर मुंजारे साफ कहते हैं कि वे पत्नी से समर्थन की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन चुनावी जंग में अपने विरोधी को हराना ही जीत माना जाता है। ऐसे में चुनावी नतीजों का असर पति पत्नी के बीच नई सियासी जंग ना छेड़ दे। और अनुभा मुंजारे रहेगी और चुनाव जीता है। भूल कर अनुभा मुंजारे ईमानदार है, अभी बहुत गुणगान कर रही है। अभी ये सब लोग ऐसी करेंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुभा मुंजारे जाके उनका कांग्रेस का प्रचार कर रही है, उस पर एक लाइन आखिर में बोलना चाहता हूँ। मैंने अनुभा मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है, खूब करो, लेकिन यहां से मत करो। मैं यहां से, मैं कैंडिडेट हूं, मेरा घर है, और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक। 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे सजेशन दिया है, वहां जाके रहो। ऐसा ही एक और दिलचस्प मुकाबला विदिशा लोकसभा सीट पर भी है। यहाँ चुनावी लड़ाई मामा और दादा के बीच है। 33 साल बाद वही सीट, वही चेहरे फिर आमने सामने हैं। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान योद्धा हैं, तो उनके खिलाफ चुनावी रण में उतरे हैं 2 बार के सांसद रहे प्रताप भानु शर्मा। 1991 उपचुनाव में शिवराज सिंह प्रताप भानु को हराकर पहली बार सांसद बने थे। अब 33 साल बाद मामा और दादा, प्रताप भानु को दादा कहा जाता है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में है। विदिशा बीजेपी का गढ़ कहलाता है। क्या इस गढ़ में दादा यानी प्रताप भानु शर्मा सेंधमारी कर पाएंगे? बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी और रायसेन से दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बिहार की पूर्णिया सीट के आरजेडी के खाते में जाने के बाद उस सीट पर तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद
पप्पू यादव बगावत के मूड में आ गए हैं। पप्पू यादव ने अब पूर्णिया सीट से नामांकन की तारीख 2 अप्रैल से बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लालू यादव से पूर्णिया सीट पर फिर से विचार करने की, सोचने की अपील की है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई इस पोस्ट ने इंडिया गठबंधन की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए ऐलान किया कि वो पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार उन्होंने अपने नामांकन की तारीख 2 अप्रैल से बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी है। पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हों, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू यादव से पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने की अपील भी कुछ इस अंदाज में की है, जबकि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में आ गई है और लालू यादव ने पहले ही बीमा भारती को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेकिन पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। मैंने आज अपने परिवार में अपने ही 2-3-4 बच्चों को आप परिवार समझिए, लेकिन हमारा ब्रॉडर सेंस हमेशा रहा है। पहले भी हम जब लालू प्रसाद यादव जी परिवार संकट में हुए हैं, मैं नैतिक रूप से उन्हें शारीरिक, मानसिक सभी तरह से खड़ा रहा। कसूर क्या है? मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावना पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। बिहार की पूर्णिया सीट इस समय हॉट लोकसभा सीट बनी हुई है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने के बाद पप्पू यादव का कांग्रेस से मोह भंग होता नजर आने लगा है, इसीलिए अब वो आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान भी कर दिया है। पप्पू यादव के नामांकन की तारीख बदलने के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने आरजेडी पर तंज कसा है। लालू यादव जी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन चुके हैं। वो कभी भी किसी यादव नेता को बिहार में नहीं पनपने न दिए हैं, न पनपने देंगे। पप्पू यादव जी मुगालते में हैं, उनको लगा था कि लालू जी उनको आशीर्वाद देंगे। और इसी के साथ फिलहाल महासंग्राम 2024 के इस विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।